तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो क्लिनिकल डिप्रेशन है और दूसरा नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन है। क्लिनिकल डिप्रेशन उसको हम कहते हैं जो कि एक मर्ज की हद तक बढ़ चुका होता है। लेकिन आम तौर पे जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जैसे अभी आपने भी कहा कि बहुत सारी जगह पे हमें डिप्रेशन मिलता है, तो ज़्यादातर वो जो डिप्रेशन होता है वो हमारा नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। यानी कि ऐसा डिप्रेशन जिसमें कोई शख्स अभी मरीज नहीं बना होता, लेकिन बहरहाल उसमें ऐसी सिम्टम्स आती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक डिप्रेशन की टिपिकल सिम्टम्स हैं। अब अगर डिप्रेशन के मर्ज की बात करें तो देखें, इसमें जिसको भी डिप्रेशन है, इसमें सबसे पहली बात तो है कि ना घबराना चाहिए ना छुपाना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हम डिप्रेशन का नाम ले लेते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई ऐसी कोई लाइलाज किस्म की कोई बीमारी लग गई है कि जिससे लोगों को छुपाना चाहिए, हमें लोगों को बताना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन इतना खतरनाक नहीं है जितना ये स्टिग्मा खतरनाक है। अगर किसी को नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन है तो वो तो बड़ी आसानी से काउंसलिंग से आमतौर पर उसको ट्रीट हम कर देते हैं। लेकिन अगर क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ तरह की सिम्टम्स हैं, जैसे कि मायूसी, दिल ना लगना जिंदगी में, उदास रहना, एनर्जी लो रहना, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगना या बहुत कम भूख लगना, रिश्ते ख़राब हो जाना, रिश्तों में एडजस्टमेंट ना हो सकना। उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ठीक तरह से परफॉर्म ना कर पाना, बिजनेस में एक्सेल ना कर सकना, ओवर थिंकिंग में चले जाना। इसके अलावा भी और भी एक बड़ी एक स्पेक्ट्रम जैसी थिंकिंग हैं या बिहेवियर और सिम्टम्स हैं जो कि हम डिप्रेशन को, जिसमें हम उसको डिप्रेशन की कह सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें ये समझने वाली वो ये है कि किसी भी शख्स में ये सारी सिम्टम्स नहीं पाई जाती। आमतौर पे पॉसिबली हो सकता है कि किसी एक शख्स में जो डिप्रेशन का मरीज हो उसमें एक दो चार सिम्टम्स पाई जाएं और किसी में कोई दूसरी सिम्टम्स पाई जाएं, ये ऐन मुमकिन है। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें कि अगर दो तीन सिम्टम्स और डिप्रेशन या दो तीन दूसरी सिम्टम्स और डिप्रेशन, कैसे हम कह सकते हैं कि फलां बंदे को डिप्रेशन है? यानी देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा एक क्लिनिकल डिप्रेशन है, एक नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन है। जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उसके साइंस एंड सिम्टम्स तो आपने बताया, और आपने कहा जो नॉन क्लिनिकल है वो काउंसलिंग वगैरह से ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि मतलब किसी के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इंसान जो होता है वो डिप्रेशन वाले एक फेज़ में चला जाता है। वो उसका दवाई के ज़रिए ही हल है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या क्लिनिकल डिप्रेशन और नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन दोनों के साइंस एंड सिम्टम्स सेम होते हैं या फ़र्क होता है? इसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। होता सिर्फ ये है कि क्लिनिकल डिप्रेशन में ज़रा जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो थोड़े सीवियर होते हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में ज़रा इनकी इंटेंसिटी कम होती है, वो लाइफ को कम इफेक्ट करते हैं, कम डैमेज करते हैं। उसके बाद नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में ये होता है कि आमतौर पे आप देखें कि लाइफ है तो चैलेंजेस आते रहते हैं, कोई जॉब में मसला, बिजनेस में मसला, कोई रिलेशनशिप का मसला, कोई इस तरह के मामला चलते रहते हैं। अब नॉर्मली लोग ऐसी चीज़ों में परेशान भी होते हैं, और आप देखें कि जब ये इस तरह से ट्रॉमा वगैरह की सिचुएशन से गुजरते हैं तो उसी तरह के सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं जिस तरह से एक टिपिकल डिप्रेशन में आते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं होते। जैसे जैसे हम एक हेल्दी शख्स इससे ओवरकम करता रहता है उसी तरह से नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन परमानेंट नहीं होता, जो डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन है वो एक रिलेटिवली परमानेंट होता है। उसमें दूसरी बात, अभी जैसे आपने जिक्र किया एक केमिकल इम्बैलेंस का, तो इसमें मैं एक आपके बड़ा अच्छा आपने रेलिवेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया। इसके हवाले से मैं जरा सोसाइटी की एक मिसकंसेप्शन को दूर करता चलूं। देखिए, जो आमतौर पे केमिकल इम्बैलेंस वगैरह हमारे ब्रेन में होता है जिसकी वजह से हमें कोई सीवियर डिप्रेशन या इवन मेजर डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या दूसरे मसले होते हैं, अब उसमें जो मेडिकेशन है वो क्या करती है? वो मेडिकेशन वक्ती तौर पे उस केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। यानी कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया और वो कहीं सुइसाइड ना कर ले, कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा ले, वो ज़िंदगी में ठीक तरह से चल फिर नहीं पा रहा, तो उसको क्या किया जाता है? उसको मेडिकेशन दे दी जाती है और उस मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से वो शख्स ज़रा थोड़ा स्टेबल हो जाता है। लेकिन मेडिसिन जो है वो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेडिसिन पे रहते हैं तब तक आपका जो बैलेंस है वो रहता है, क्योंकि हम जो मेडिसिन की फॉर्म में जो साल्ट है वो आप बाहर से इनटेक करते हैं, वो आपके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स रखता है। लेकिन क्योंकि डिप्रेशन में एक समझने वाली चीज़ है कि डिप्रेशन हमें जो होता है वो हमें लाइफ चैलेंजेस की वजह से होता है, वो हमें परेशानियों की वजह से होता है, वो हमें मेल अडेप्टिव थिंकिंग की वजह से होता है। तो ये जो मेडिसिन है ये इसका परमानेंट हल नहीं होता। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो
डिप्रेशन किसी जरासीम की वजह से हो या डिप्रेशन किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, तब तो हम मेडिसिन दे दें, इम्यूनिटी बूस्ट कर लें और काम खत्म हो जाए जी, डिप्रेशन ठीक हो जाए। अब डिप्रेशन क्यों के होता ही हमारे हालात, ख्यालात, वाकयात और उसके बाद जो हम जिस तरह से लाइफ को फेस करते हैं उसकी वजह से होता है। केमिकल इंबैलेंस हो गया। अब आपने पूछा खत्म कैसे होता है, तो देखिए दो चीजें होती हैं। अगर तो ये डिप्रेशन माइल्ड से मॉडरेट से कोई अबव एक्सकीड कर गया और वो इतना बिगड़ गया कि आप अपनी लाइफ ठीक तरह से नहीं गुजार पा रहे, तो क्या करेंगे, फौरी तौर पर मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से वो लाइफ थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी चीज, उसको हम थेरेपी पे लेके जाएंगे। थेरेपी में हम ये सिखाते हैं कि क्या हुआ, क्या पास्ट ट्रॉमास थे, किस वजह से वो डिप्रेशन में गया, कहां पे थिंकिंग मेल अडेप्टिव हो गई, अब किस तरह से मेल अडेप्टिव थिंकिंग के लिए की वजह से वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो वो जो चीजें हम उनकी जिस वजह से डिप्रेशन हुआ उसको हम रिजॉल्व करते हैं थेरेपी में। अब हल जो इसका परमानेंट है वो होता है मेडिकेशन प्लस थेरेपी। किसी में सिर्फ थेरेपी वर्क करती है, किसी में मेडिकेशन प्लस थेरेपी वर्क करती है। ये इस तरह से ठीक होता है। आमतौर पे एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी हम ना काउंसलिंग और थेरेपी को मिक्स कर देते हैं। काउंसलिंग एक सिर्फ नॉर्मल सी चीज है कि एक शख्स है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा या उसमें थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अब उसको तो हम काउंसलिंग करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकते हैं, उसको पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता उसको डिप्रेशन है। तो हमने ये समझना है कि काउंसलिंग एक चीज है, थेरेपी और मेडिकेशन एक बिल्कुल दूसरी चीज है। लेकिन देखिए हम ये कैसे फ़र्क महसूस करें कि ये वाली जो सिचुएशन है इसमें हमें किसी भी पेशेंट को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, काउंसिल करने की ज़रूरत है, और ये वाली जो सिचुएशन है इसमें काउंसलिंग प्लस मेडिसिन दोनों का रोल आएगा, तो ये हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? उसमें आमतौर पे इसका सबसे अच्छा जो तरीकेकार तो यही होता है कि आप जब भी आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें। अगर वो मुनासिब समझे कि आपको मेडिसिन पे लेके जाना है तो वो आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करवा देगा। नहीं तो अगर वो समझे कि नहीं ये मसला थेरेपी से ही सॉल्व होने वाला है तो बस थेरेपी या फिर थेरेपी प्लस मेडिकेशन। क्योंकि देखें आमतौर पे ना होता यह है कि डिप्रेशन के हवाले से या जितनी भी ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं इनके हवाले से ऑलरेडी बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है। तो अगर मेरा ख्याल है इसमें हम कोई गाइड जनरल पब्लिक के लिए कोई एक जनरल रूल नहीं बना सकते कि कब वो खुद अपने आप को एनालाइज करें कि अब मुझे सिर्फ थेरेपी चाहिए या मेडिकेशन पे जाऊं या थेरेपी प्लस मेडिकेशन। ऑब्वियसली ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, किसी के सिचुएशन को देख के हम खुद तो अपनी क्लिनिकल कंडीशन नहीं डायग्नोज कर सकते। तो इसमें ये एक मिसकंसेप्शन हमें दूर करनी है। आप देखें कि मेरे पास अक्सर ऐसे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं जो कि 20-20 साल से दवाई खा रहे हैं, नहीं फर्क पड़ रहा। जब वो दवाई छोड़ देते हैं 2-4 महीने ठीक रहते हैं उस मेडिकेशन के असर की वजह से, जैसे दवाई छोड़ी दोबारा वापस। प्रॉब्लम क्यों ये वापस जा रहे हैं, क्यों इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा? प्रॉब्लम ये है कि जिस वजह से डिप्रेशन हुआ, जिस वजह से सारे मसले हुए, अगर वही माइंड में अनरिजॉल्व रह गए। इसकी बड़ी एक इजी सी एग्जांपल है। आप देखें कौन सी मेडिसिन दुनिया में बनी है या कौन सी मेडिसिन हम किसी शख्स को दें कि वो लेट सपोज नमाजी प्रेजी हो जाए, या कौन सी मेडिसिन दें कि वो जी साल की दुश्मनियां खत्म हो जाएं, या कौन सी मेडिसिन किसी को दें कि वो कॉन्फिडेंट हो जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो जहनी व नफ्सियाती अमराज होते हैं, इनकी जो ज़्यादातर बेसिस है ये हमारे ख्याल, परसेप्शन, हालात, वाकयात, द वे वी रिएक्ट, द वे वी रिस्पॉन्ड। नॉर्मली जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो एक तो आपने बता दिया कि उनमें अलामात क्या आती हैं, वो किस किस्म का महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका रवैया आसपास के लोगों के साथ कैसा होता है? क्योंकि आसपास के लोगों को अक्सर तो पता लग जाता है कि यार इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं। कभी कभी वो बंदा मतलब बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, हंस भी रहा होता है, बोल भी रहा होता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या ट्रॉमास चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम ये असेस कर सकते हैं या जज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो ऐसे बंदे का रवैया सराउंडिंग्स के लोगों के साथ कैसा होता है? देखिए ये मुख्तलिफ इसमें रवैये मुख्तलिफ होते हैं। अगर तो किसी को मेजर डिप्रेशन है तो वो तो असेस करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो जैसे कि वो काफ़ी एक बड़ा मसला है मेजर डिप्रेशन। लेकिन अगर किसी को माइल्ड और मॉडरेट किस्म का डिप्रेशन है तो जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताई उनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो हैं वो आपको बिल्कुल ईजीली, बड़ी ईजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा सो रहा है या बहुत कम सो रहा है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
किसी की जो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या बहुत कम लग रही है। अक्सर कोई शख्स होता है वो पेसिमिस्टिक होता है, लो एनर्जी होती है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम तौर पे हम नॉर्मली बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो कोई थिंकिंग पैटर्न अंदर चल रहे हैं, जैसे भी आपने कहा कि बाजार तो बड़ा ठीक ठाक होता है, कल आज ठीक था, कल पता चला जी उसने कोई खुदा न खासा कोई सुइसाइड कर लिया या कुछ इस तरह का मसला हो गया, वो आमतौर पे जनरल पब्लिक के लिए वो उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं, जो बिहेवियर वाली सिम्टम्स हैं, देखिए डिप्रेशन में मुख्तलिफ तरह की सिम्टम्स होती हैं। डिप्रेशन एक तो हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करता है, हमारे मूड को इफेक्ट करता है, बिहेवियर को इफेक्ट करता है, रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, हमारे करियर को इफेक्ट करता है। गर्ज के हर एक चीज में डिप्रेशन एक अच्छा, ये भी डैमेजिंग। कहा जाता है कि जिसको मेजर डिप्रेशन हो ना, वो ठीक भी हो जाए ना, तो लेकिन उसने अपना एहतियात जो है ना, एहतियात वो भी करनी है और अपना ख्याल रखना और उसको रीचेक करना, क्योंकि ये वापस अटैक भी करता है। तो इज इट सो? और फिर जब एक दफ़ा आप ठीक हो गए तो उसके बाद अपना वो कहते हैं ना, रीचेक करना डिप्रेशन को, कि दोबारा तो नहीं कोई अलामात आ रही, दोबारा तो नहीं कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके डिप्रेशन को ट्रिगर करे। तो ये रीचेक हम कैसे कर सकते हैं? देखिए इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, रीलैप्सेस के चांसेस होते हैं, लेकिन रीलैप्सेस अक्सर कुछ केसेस में हो जाता है, कुछ केसेस में नहीं होता। तो ये नहीं कहा जा सकता अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो सारी जिंदगी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आप ठीक तरह से अगर अपना ट्रीटमेंट करवाएं किसी अच्छे माहिरीन नफ्सियात से तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं लोग। अब जहां तक रीलैप्स की बात है, तो अगर तो ठीक हो गए डिप्रेशन से और फॉर लेट सपोज 6 महीने बाद आपको ये लगा कि अब मेरे अंदर फिर वही सिम्टम्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक बेल का काम तो करती है। तो इससे उसको फिर आपको फौरी तौर पे किसी ऐसे शख्स को किसी भी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ये मेरी हिस्ट्री है, पहले मैं बिल्कुल ठीक हो गया था या हो गई थी, अब मुझे दोबारा मैं उस स्टेट में जा रही हूं, तो क्या ये एक टेम्पररी है? बाद वक्त ऐसा भी होता है। अच्छा, एक और ये चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम डिप्रेशन को अवॉइड कर सकें, यानी पहले ही हम सेफ एंड पे रहें, प्रिवेंशन के लिए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना कितना ज़रूरी है और क्या क्या चेंजेस हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं? देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं ना, जिनके हौसले कम होंगे वो तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर तो आ हम तुझे गुजारेंगे। तो बहरहाल ये सबसे अच्छी बात है जी, जो परहेज़ है वो इलाज से हमेशा ही बेहतर है। सबसे पहले तो देखें कि एक नॉर्मल, एक बड़ा जर्नल सा एक फार्मूला है जो कि ना सिर्फ के लोगों को जिनको डिप्रेशन है उनको, बल्कि हर शख्स को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए। सेल्फ केयर जो है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से, जहनी व नफ्सियाती से बचाती है। अब सेल्फ केयर से क्या मुराद है? आप अपनी डाइट अच्छी रखें, आप अपनी नींद अच्छी रखें, अपना सोशल सर्कल आप अच्छा रखें, उसके अलावा आप अपनी और भी अपनी केयर किया करें। अब उसके बाद सेल्फ केयर में एक और भी चीज आ जाती है, अपनी इज्जत किया करें, अपने आप को ज्यादा कोसा ना करें, पैम्पर किया करें, खुद को पैम्पर किया करें, रिग्रेट ना किया करें ज्यादा। अगर गिल्ट है भी तो कोई बात नहीं है, अगर थोड़े बहुत मसले हैं भी तो वो हमसे झूठ बोल के इस तरह से शर्माते हैं क्यों? थोड़ा बहुत झूठ बोलने की आदत सभी को है। पता लग गया आज आपके अंदर के बहुत अच्छा शायर भी है। तो अब जी इसमें थैंक यू। तो इसमें बात ये है कि ये जो हर शख्स में कुछ ना कुछ डार्क साइड होती है, उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को ना कोसें, ना अपने आप को ज्यादा रिग्रेट करें। ये भी एक सेल्फ केयर में ही आता है। अब एक तो सेल्फ केयर हो गया, उसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल कोई मॉडिफिकेशन करें, कोई हेल्दी लाइफ पैटर्न की तरफ जाएं, कोई चीजों को ज्यादा माइंड में ठहराया ना करें। ये तो उन लोगों के लिए हदायत हैं जो कि ना सिर्फ कोई डिप्रेशन में है या एक नॉर्मल लोग भी। अब उसके बाद अगर आप रेड लाइन पे हैं कि जी डिप्रेशन मुझे कहीं हो ना जाए, ट्रीटमेंट के लिए मुझे बताएं कि ट्रीट इसको कैसे करना है, क्विकली बताइएगा क्योंकि मेरे पास शो का वक्त। हाँ जी, इसमें जी ट्रीटमेंट में अगेन थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें जैसे मैंने बताया सेल्फ केयर, ये बचाने के लिए भी यही ट्रीटमेंट है। और अगर आपको हो गया है तब भी सबसे पहले ये सारी चीजें, एक्सरसाइज, स्लीप, खाना, अपने आप सोशल सर्कल इंप्रूव करना, ये करने के बाद आप जरा अपने साथ टाइम गुजारा करें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया करें। लाइफ में दौड़ते दौड़ते, भागते भागते कभी रुका भी करें और अपने बारे में भी सोचा करें और देखा करें, अपना मुहासबा किया करें, कहीं जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये कहीं कुछ मुझे गलत साइड पे तो नहीं लेके जा रहा, इसका कोई रिजल्ट जो है वो कहीं रिलेशनशिप में मुझसे कोई खराब तो नहीं निकल रहा, ये करें। और अगर ये करने से भी नहीं आपका मसला सॉल्व होता तो आपको चाहिए कि डिले किए बगैर फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें ताकि ये मसला बढ़ने से पहले आपका ट्रीटमेंट हो सके। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा